अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, पीजीसी प्रोजेक्ट्स के यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। आज हम एक दफ़ा फिर से बात करेंगे मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट के बारे में। तो आज के लेक्चर में हम अपने पिछली 3 वीडियोस की तरह एक न्यू मोबाइल एप्लीकेशन बनाकर देखेंगे, जिसकी मदद से हम एक अलहदा फंक्शनैलिटी परफॉर्म करवाएंगे। जैसे हमने पिछली 3 वीडियोज़ में डिफरेंट फंक्शनैलिटी परफॉर्म करवाई थी, इसी तरह आज फिर से हम एंड्रॉयड स्टूडियो को यूज़ करते हुए एक नई फंक्शनैलिटी परफॉर्म करवाने वाली एप्लीकेशन बनाएंगे। तो आइए गाइस चलते हैं आज की अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट की तरफ। तो आज की हमारे पास प्रॉब्लम स्टेटमेंट है क्रिएट एन एंड्रॉयड ऐप। तो आज में हमने एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन बनानी है विच डिस्प्ले द मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ अ गिवन नंबर। तो वो क्या करेगी, मल्टीप्लिकेशन टेबल डिस्प्ले करवाएगी एक गिवन नंबर की। वो गिवन नंबर कहाँ से आएगा, वो गिवन नंबर हमारा यूज़र एंटर करेगा। तो इसका मतलब आज के इस प्रोजेक्ट में हमने एक एडिट टेक्स्ट भी यूज़ करना है और उसके साथ एक टेक्स्ट व्यू भी यूज़ करना है, ताकि वो यूज़र को कुछ आउटपुट डिस्प्ले हो सके। और इसके साथ साथ हम लोगों ने एक और चीज़ यूज़ करनी है, और वो यार बटन है डेफिनेटली। क्योंकि जैसे ही वो कोई नंबर एंटर करेगा और उसके बाद उस बटन पर क्लिक करेगा तो फ़ौरन से टेबल डिस्प्ले हो जाएगा। थोड़ा टाइम तो लगेगा बट बटन ज़रूरी है। तो आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, चलते हैं अपने एंड्रॉयड स्टूडियो की स्क्रीन की तरफ। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने एक यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर 4 के नेम से एक प्रोजेक्ट बनाया हुआ है। तो आपको पहली वीडियो में हम लोगों ने प्रोजेक्ट बनाने का पूरा मेथड बता दिया था। हम लोगों ने यहाँ पर एम्प्टी एक्टिविटी सेलेक्ट की हुई है। तो अगर आपको ये नहीं पता कि कैसे फर्स्ट प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, तो आप फर्स्ट वीडियो को देख सकते हैं, जिससे आपको ये आइडिया हो जाएगा कि आपने फर्स्ट प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करना है। तो आइए गाइस चलते हैं। यहाँ पर एक डिफ़ॉल्ट में हमें बाय डिफ़ॉल्ट एक हेलो वर्ल्ड का मैसेज डिस्प्ले नज़र आ रहा है। हम इसको ख़त्म कर देते हैं और यहाँ से सिंपली सबसे पहले एक टेक्स्ट व्यू लेते हैं। तो ये टेक्स्ट व्यू में क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर एक मैसेज डिस्प्ले करवाएंगे। वो क्या होगा कि वेलकम टू टेबल जनरेटर। तो ये लिखेंगे, ये क्यों लिखेंगे, ताकि यूज़र वेलकम फील करे यार कि मैं एक टेबल जनरेटर के एप्लीकेशन में आ गया हूँ। ठीक है, तो ये इसलिए हम लोग लिख रहे हैं और इसका ये लिख दिया हम लोगों ने। तो यहाँ तक काम हो गया हमारा। अब एक और टेक्स्ट व्यू लेंगे, बट टेक्स्ट व्यू लेके यहाँ पर हम मैसेज डिस्प्ले करवाएंगे। क्या करवाएंगे, एंटर अ नंबर, एंटर नंबर। वो जैसे कोई यूज़र नंबर एंटर करेगा तो उसके मुताबिक हमने उसको टेबल डिस्प्ले करवा देना है। तो ये मैसेज भी हो गया। अब यूज़र से बारी आ गई इनपुट लेने की। तो अब इनपुट हमने किस में लेनी है, एक नंबर फॉर्म में लेनी है, क्योंकि टेबल तो डेफिनेटली एक नंबर ही होता है। 1 का हो सकता है, 20 का हो सकता है, 8 का हो सकता है। अब 1A का तो कोई टेबल नहीं होता ना, तो इसलिए हम यहाँ से नंबर फील्ड को ही सिलेक्ट करेंगे आज। तो यहाँ से नंबर फील्ड को हमने यहाँ पर रख लिया है। अब 3 चीज़ें हम लोगों ने यूज़ कर ली हैं। अब चौथी चीज़ एक और आएगी, वो है टेक्स्ट व्यू। टेक्स्ट व्यू अब हमने ये वाला क्यों यूज़ करा है, जैसे हमने लास्ट टाइम वीडियो में यूज़ किया था टेक्स्ट व्यू 5 टाइम ये कि मैसेज को डिस्प्ले करवाने के लिए, जिसमें हमने वीडियो के एंड पर लास्ट पर एक हेलो मिस्टर सुफियान 10 टाइम प्रिंट करवाया था। तो ऐसे ही हम लोग यहाँ पर टेबल जनरेट करेंगे। तो इसका साइज़ थोड़ा सा बढ़ा लेंगे, बट अभी के लिए हम यहाँ पर खुद मैनुअली इसका साइज़ नहीं बढ़ाएंगे। आज हम देखेंगे एक नई प्रॉपर्टी जो कि है रैप कंटेंट। तो ये रैप कंटेंट यहाँ पर लेआउट विड्थ और हाइट दोनों में एडजस्ट है। अगर यहाँ पर ना हो तो आप इसको रैप कंटेंट को खुद भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये प्रॉपर्टी क्या करती है, ये प्रॉपर्टी हमारे लिए टेक्स्ट व्यू के साइज़ को एडजस्ट करती है। जितना टेक्स्ट व्यू के अंदर कोई टेक्स्ट लिखा होगा ये उसके मुताबिक साइज़ चेंज कर देती है। जैसे आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, यहाँ पर भी रैप कंटेंट की प्रॉपर्टी थी। तो जैसे हमने यहाँ पर टेक्स्ट कोई भी चेंज कर रहे थे तो वो यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा था। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पर करते हैं कि हम लोग इसका टेक्स्ट थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, टेबल आउटपुट डिस्प्ले हेयर। देखिए अब हमारा टेक्स्ट बढ़ गया। तो अब क्या होना चाहिए, रैप कंटेंट का मतलब है कि ये टेक्स्ट के हिसाब से अपनी आउट डिस्प्ले सेट करेगा। तो देखिए अब जैसे ही हमने इस पर क्लिक किया तो ये अचानक से इसका साइज़ बढ़ गया। इसकी हाइट और विड्थ बिल्कुल दोनों बढ़ गई हैं। वो कैसे बढ़ गई हैं, जितना हमारा कंटेंट बढ़ गया उस हिसाब से ये बढ़ गई हैं। तो इस तरह से ये रैप कंटेंट की प्रॉपर्टी वर्क करती है। अब यहाँ पर देखें एक और प्रॉपर्टी हमारे पास है मैच पेरेंट की। मैच पेरेंट का क्या मतलब है कि ये जो पेरेंट, ये स्क्रीन जो है हमारी मेन मोबाइल की स्क्रीन है, ये हमारी पेरेंट स्क्रीन होती है। तो इसके मुताबिक अगर वो खुद को एडजस्ट कर ले तो इसका मतलब है वो मैच पेरेंट हम लोग सेट करेंगे। अगर आप इन दोनों प्रॉपर्टीज़ को नहीं यूज़ करना चाहते तो आप खुद से भी यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे मैं 20 लिख दूँ या 25 कुछ भी लिख दूँ, वो मेरी मर्ज़ी है। DP में दे देनी है वैल्यू, तो वो इसको उस हिसाब से साइज एडजस्ट कर देगा। बट मैं इसको वैसे ही रहने दूँगा। और अब मैं जा रहा हूँ एक बटन पिक करने की तरफ। तो मैं बटन के लिए यहाँ पर कॉमन में क्लिक करूँगा और उसके बाद यहाँ से सिंपली एक बटन पिक करके ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूँगा। तो हमारा यहाँ तक का काम ख़त्म हो गया। इसके लिए मैसेज हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं।
जनरेट या क्या लिखें आज, मतलब कुछ नया टेक्स्ट होना चाहिए ना, क्योंकि हमने लास्ट में कुछ कैलकुलेट यूज़ कर लिया था। बटन तो खैर एक कॉमन टेक्स्ट, तो हम उसको नहीं यूज़ कर रहे। चलिए आज टेक्स्ट फील्ड को यहाँ पे सर्च करते हैं एक दफ़ा, और उसके बाद यहाँ पर जनरेट कर देते हैं, क्योंकि हमने आज एक टेबल जनरेट करना है। अब देखें यहाँ पर भी रैप कंटेंट की फील्ड यूज़ की गई, मैं आपको दिखाता हूँ। अब ये देखें रैप कंटेंट यहाँ पे भी यूज़ किया गया हाइट और विड्थ के लिए, तो इसका मतलब इसकी हाइट और विड्थ ऑटोमेटिकली ही एडजस्ट हो रही है। तो अब बारी आ गई इसके कंस्ट्रेंट्स लगाने की। तो सबसे पहले इसको यहाँ पे अटैच कर देते हैं, इसको दूसरी तरफ ले जाते हैं ताकि ये एट सेंटर में आ जाए। अब इसको टॉप पे ले जाएंगे। अब टॉप पे ये बिल्कुल ऊपर चला गया, तो इसको हम लोग 20 नीचे ले आते हैं, मतलब 20 की हमने पैडिंग दे दी है यहाँ पे। और उसके बाद फिर इसको अटैच करेंगे हम लोग मैनुअली, यहाँ से पिक करके यहाँ पर अटैच कर देंगे। अब देखिए ऊपर काफ़ी चला गया, तो हम इसको यहाँ पर प्रॉपर्टी दे देते हैं जी 40 कर देते हैं, क्या ख्याल है, बेस्ट लगेगा। और उसके बाद हमने इसको भी उठा के ऊपर ले जाना है, मतलब इसको भी ऊपर वाले के साथ कनेक्ट कर देना है। उसको कनेक्ट करने के लिए हम यहाँ से इसको पिक करेंगे और ऊपर वाले के साथ अटैच कर देंगे। अब देखिए ये भी साथ चला गया बिल्कुल, तो इसकी भी प्रॉपर्टी हम 40 पैडिंग सेट कर देते हैं। तो अब दोनों ये आलमोस्ट इक्वल हो गए, बट ये थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है यार, थोड़ा टेक्स्ट को नीचे करते हैं, तो टेक्स्ट को सेंटर में ले आते हैं। अब ये कुछ बेटर फील हो रहा है। अब इसमें क्या करते हैं हम लोग, यहाँ प्लस पे क्लिक करेंगे ताकि ये लेफ़्ट साइड वाला कंस्ट्रेंट भी लग जाए और उसके साथ साथ यहाँ पर ऑटोमेटिकली पैडिंग भी एडजस्ट हो जाए। तो हमने इस पर क्लिक किया तो देखें पैडिंग 33 एडजस्ट हो चुकी है खुद ही, और साथ ही कंस्ट्रेंट भी लग गया है। तो अब मैं इसके भी राइट और लेफ़्ट वाला भी लगा दूँगा। तो अब यहाँ पर हमारे कंस्ट्रेंट लग चुकी हैं। अब इस प्रॉपर्टी की बारी आ गई है, तो इस पर कंस्ट्रेंट लगाने के लिए मैं इसे इसके साथ अटैच कर देता हूँ और इसको थोड़ा सा नीचे ले आता हूँ। ज़्यादा नीचे लाऊंगा मैं, इसको 20 के साइज़ पे नीचे लाऊंगा, ठीक है। अब इसके जो राइट और लेफ़्ट हैं इसको भी मैं मैनुअली अटैच कर देता हूँ, बल्कि ऑटोमेटिक करते हैं, ज़्यादा अच्छा लगेगा। देखिए यहाँ पर अब क्या हो रहा है, एक छोटी सी चीज़ हुई, यहाँ पर 117 की पैडिंग आई है और यहाँ पर 132 की पैडिंग आई है। क्यों आई है? क्योंकि हमने इसको मैनुअली नहीं किया, ऑटोमेटिकली किया, तो उसने पैडिंग एडजस्ट कर दिया। अगर मैं यहाँ से इसको पिक करके यहाँ पर लाता फिर यहाँ पर लाता तो ये पैडिंग बिल्कुल इक्वल होती, ठीक है। अब ये हो गया। अब इसके बाद बारी आ गई इस बटन की। तो इसको बटन के लिए मैं यहाँ पर इसको ऑटोमेटिकली वर्क करूँगा सारा। इस पर क्लिक किया तो ये ऊपर अटैच हो गया, राइट एंड लेफ़्ट और देन बॉटम, ठीक है। तो इतना काम करने के बाद हमारा काम ख़त्म हो गया। अब आप सोच रहे होंगे कि हमने बटन को इतना नीचे क्यों रखा है, क्योंकि भाई इसमें टेबल डिस्प्ले होना है। तो अब भी हम एग्जैक्टली नहीं जानते कि टेबल का साइज़ कितना बढ़ेंगे, इसलिए मैंने बटन को नीचे रखा है। बाद में हम उसको ऊपर ले जाएंगे, नो प्रॉब्लम। बट इनका थोड़ा साइज़ तो यार बढ़ाना चाहिए ना, बड़ा छोटा लग रहा है। तो मैं इसकी साइज़ की प्रॉपर्टी को सर्च करता हूँ और इसका साइज़ थोड़ा सा बढ़ा के 20 पे कर देते हैं आज 20, क्योंकि काफ़ी बड़ा टेक्स्ट है तो ये हमारी स्क्रीन से बाहर ना निकल जाए। और इसका साइज़ हम लोग आज 60 कर देंगे और इसका भी चलें 60 ही रख देते हैं, क्या याद करेंगे ये भी। तो ये हम लोगों ने प्रॉपर्टी सेट कर ली साइज़ की। अब बारी आ गई बोल्ड करने की। बोल्ड भी तो करना है ना, ताकि कुछ और भी अच्छा लगे, लुकिंग गुड होनी चाहिए हमेशा। तो ये बोल्ड हो गया। अब सेम प्रॉपर्टी इस पर सेलेक्ट करते जाना है और बोल्ड करते जाना है, ठीक है। अब इसको मैं बोल्ड नहीं करूँगा इस दफ़ा, इसको हम इटैलिक की प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं। देखते हैं कि भाई इटैलिक भी कुछ चीज़ होती है, क्या होता है यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारा फ्रंट एंड तैयार हो चुका है। इसको एक दफ़ा रन करके देख लेते हैं कि क्या ये जैसे हमने सोचा है वैसे बन रहा है। तो उसके लिए सिंपली आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है, अपनी एप्लीकेशन को सिलेक्ट कर लें। मतलब आपकी टारगेट डिवाइस कौन सी होगी। मैंने यहाँ पर सुफियान मोबाइल के नेम से एक वर्चुअल मोबाइल बनाया हुआ है, तो मैंने उसको टारगेट डिवाइस के तौर पे सेट किया हुआ है, तो वो उससे रन हो रहा है। तो अब ये थोड़ा टाइम लेगा, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं आप ग्रेडल बिल्ड रन हो रहा है। तो जैसे ये रन हो जाएगा तो ये देखिए आप इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो चुकी है। जब तक ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट नहीं हो जाती हमने कुछ नहीं कर रहे। तो देखिए यहाँ पर ये लॉन्च हो चुका है, बट यहाँ पर एक छोटा सा मसला आ गया कि हमारा बटन नहीं नज़र आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि वो ज़्यादा ही नीचे चला गया है। तो इस वजह से ना हमें बटन को भी डिस्प्ले में लाना होगा। तो इसको मैं ना यहाँ से उठा के थोड़ा सा और ऊपर ले जाता हूँ। मतलब देखिए ये नहीं जा रहा, गुस्सा कर गया शायद। तो इसको यहाँ से पैडिंग में कम कर लेता हूँ, इसकी 300 की बजाय 200 कर देता हूँ। अब भी नहीं गया तो फिर इसको पैडिंग को ही बढ़ाना पड़ेगा, जाहिर है। तो अब हम यहाँ से लगा के देख लेते हैं। अब इसको दोबारा से फिर से एक दफ़ा रन करते हैं, ना कि हमें पता लग जाए कि क्या जो हमने चेंजिंग लगाए हैं वो अप्लाई हो गए हैं नहीं। तो अब देखते हैं क्या आता है। थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। तो इसलिए ना थोड़ा सा पेशेंस रखना है। लॉन्च हो चुका है, बट स्टिल एक प्रॉब्लम आ रही है कि यहाँ पर हमें बटन नज़र नहीं आ रहा। तो मैं इसका नीचे वाला कंस्ट्रेंट ख़त्म कर रहा हूँ। अब देखते हैं कि यार ये अब नज़र आ रहा है। हो सकता है समटाइम ये कंस्ट्रेंट एरर दे जाते हैं, क्योंकि ये अपने पेरेंट्स के साथ अटैच होने की वजह से कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। तो अब देखें बटन नज़र आ रहा है हमें, ठीक है।
तो अब हम इसको ऐसे ही रहने देंगे और सिंपली चलते हैं अपने बैकएंड की तरफ। बैकएंड में हम लोग क्या करेंगे, इनकी आईडीज़ पहले बनाएंगे। सबसे पहले फर्स्ट काम करेंगे हम लोग यहाँ पर वेरिएबल्स बनाएंगे। वेरिएबल बनाने के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, प्राइवेट का कीवर्ड यूज़ करेंगे, प्राइवेट, उसके बाद एडिट टेक्स्ट, एडिट टेक्स्ट के बाद यहाँ पर वेरिएबल का नेम माई एडिट टेक्स्ट, ठीक है, क्योंकि आज सिंगल वेरिएबल है तो मैं इसको 1 2 का नेम नहीं दे रहा। उसके बाद फिर से प्राइवेट, अब यहाँ पर टेक्स्ट व्यू आ जाएगा, टेक्स्ट व्यू, और उसके बाद यहाँ पर लिख देंगे माई टेक्स्ट व्यू। तो सिंपली यहाँ पर इतना काम हो गया। अब हमारे वेरिएबल बन चुके हैं, अब हमने वेरिएबल्स को लिंक करना है। बट एक और चीज़ रह गई है, बटन के लिए तो कुछ करना था। बटन के लिए वाले वेरिएबल बना लें, प्राइवेट बटन, और ये क्या हो गया, बटन, और फिर स्मॉल में बटन भी ले लेते हैं, ठीक है। नहीं, माई बटन करता हूँ भाई, मुझे सारा कुछ एक जैसा चाहिए, सेम ताकि पता लगे यार ये एप्लीकेशन मैंने बनाई है, मेरा स्टाइल डिफरेंट होना चाहिए सबसे। तो ये हो गया बटन भी। तो अब इनकी आईडी सेट करनी है, तो सबसे पहले मैं माई एडिट टेक्स्ट की आईडी सेट करूँगा। उसके लिए मैं क्या करूँगा, माई एडिट टेक्स्ट वेरिएबल का नेम लिखूँगा। वेरिएबल के नेम के बाद मैं लिखूँगा फाइंड व्यू बाय आईडी, उसके बाद r.id डॉट, और उसके बाद यहाँ पर देखें वो सजेशन दे रहा है। तो मुझे पता है कि मैंने एक ही टेक्स्ट व्यू एडिट टेक्स्ट यूज़ किया, तो वो यहाँ पर बता रहा है, तो मुझे क्या ज़रूरत है मैं वहाँ पर जाकर देखूँगा। मैं यहीं से सेट कर देता हूँ, ठीक है। सेम प्रोसेस मैं दूसरे दोनों के लिए भी करूँगा, माई टेक्स्ट व्यू, तो इसके बाद मैं लिखूँगा जी फाइंड व्यू बाय आईडी और r.id डॉट, और इसके बाद आई टेक्स्ट व्यू की हमारी आईडी 3 4 हैं, तो अब कौन सी हो सकती है, मैं 3 वाली को सिलेक्ट कर रहा हूँ, सपोज कर रहा हूँ यही वाली है, फिर भी मैं जाकर वहाँ से कंफर्म कर लेता हूँ। तो ये वाली देख लेते हैं टेक्स्ट व्यू कौन सा है, ये हमारे पास 3 ही है, 1 2 3 नंबर बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड में सेट है, सीक्वेंस में है। अब बटन की बारी आ गई, तो माई बटन के बाद इज़ इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी r.id डॉट, और यहाँ पर बटन तो आज हमारे पास एक ही था तो वही वाला लगेगा डेफिनेटली। तो यहाँ से हम लोगों ने आईडीज़ भी आज सेट कर ली हैं। अब क्या होगा, जैसे ही बटन पे क्लिक किया जाएगा तब कुछ होगा ना। तो पहले माई बटन के लिए एक्शन लिस्टनर बना लेते हैं, माई बटन डॉट एक्शन डॉट सेट ऑन क्लिक लिस्टनर न्यू, और उसके बाद ये सजेशन दे रहा है, सिंपली टैप प्रेस कर दें तो बात ख़त्म, उसने खुद ही सारा कुछ कर दिया। अब यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पर एक हम स्ट्रिंग बिल्डर को यूज़ करेंगे। स्ट्रिंग बिल्डर आ गया यहाँ पर, इसको यूज़ करेंगे क्यों, ताकि एक स्ट्रिंग क्रिएट की जा सके। उसका हम नेम दे देते हैं str इज़ इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग बिल्डर, और सिंपली सेमीकोलन लगा के एंड। यहाँ पर एक str एक वेरिएबल बन गया स्ट्रिंग बिल्डर के नेम से, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर लगाएंगे कल की तरह फॉर लूप। बट फॉर लूप कहाँ से लेके कहाँ तक चलेगी, तो भाई डेफिनेटली टेबल 10 का ही प्रिंट करवाना है, मतलब 10 तक ही प्रिंट करवाना है, 1 से लेके 10 तक। तो हम यहाँ पर फॉर लूप बनाएंगे, फॉर इंट i इज़ इक्वल टू 1, i लेस देन और इक्वल टू, i इक्वल टू यूज़ करें क्योंकि हमने वैल्यू 1 दी हुई है, i लेस देन और इक्वल टू, ये कुछ और ही हो गया, इक्वल टू, और उसके बाद सेमीकोलन i इंक्रीमेंट। तो इसका मतलब ये लूप हमारी 10 टाइम चलने वाली है, इसमें कोई शक नहीं है। बट लूप तो 10 टाइम चलेगी, बट ये करेगी क्या, उससे टेक्स्ट भी तो लेके आना है इसने। तो ये क्या करेगी, सबसे पहले हम टेक्स्ट ले लेते हैं, स्ट्रिंग बिल्डर यहाँ पे लगा रहने देते हैं, उससे टेक्स्ट लेंगे। अब टेक्स्ट लेने के लिए क्या करेंगे, माई एडिट टेक्स्ट इज़ इक्वल टू, अब यहाँ पर हम लोग उससे टेक्स्ट लेंगे। अब टेक्स्ट लेने के लिए हमें स्ट्रिंग बनानी पड़ेगी, स्ट्रिंग s1 बना लेता हूँ मैं, उसमें वैल्यू स्टोर करवाता हूँ, कहाँ से लेके, माई एडिट टेक्स्ट से डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग। अब यहाँ से स्ट्रिंग की फॉर्म में वैल्यू आ गई है, तो अब इसको कन्वर्ट भी तो करना है ना। तो अब इसको कैसे में कन्वर्ट करेंगे, इंटीजर में, क्योंकि हमने इंट वैल्यू लेनी है। तो इंट iv1 इज़ इक्वल टू, अब यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, इंटीजर डॉट पार्स इंट, और उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा s1। तो इसका मतलब यहाँ पर काम ख़त्म हो चुका है, हमने सिर्फ 2 काम ही करने थे यहाँ पर। तो हमने सबसे पहले क्या किया, वेरिएबल बना लिए। वेरिएबल बनाने के बाद हमने क्या किया, उनको आईडीज़ असाइन कर दी, लिंकिंग कर दी। मतलब लिंकिंग करने के बाद हमने इनपुट लेके एक वेरिएबल में स्टोर करवा दी, उसके बाद उसको हमने इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया। अब हम अपनी मर्ज़ी से कोई भी एक्शन परफॉर्म करवा सकते हैं। तो अब हमने एक्शन क्या परफॉर्म करवाना है वो अब हम पे डिपेंड करता है। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, str लिख रहा हूँ, और str में मैं क्या लिखने जा रहा हूँ, डॉट अपेंड मोड इसका यूज़ करूँगा, और यहाँ पर वैल्यू क्या दूंगा। अब यहाँ पर सबसे बेसिक काम शुरू होता है, क्योंकि बाकी काम तो हमने पिछली वीडियो वाला ही किया था। अब टेबल हमने डिस्प्ले करवाना है, तो इसलिए पहले टेबल की वैल्यू आएगी।
किसका टेबल डिस्प्ले करवाना है, तो डेफिनेटली V1 का करवाना है। तो V1 में जो भी वैल्यू हमने उसका टेबल डिस्प्ले करवाना है। तो उसके बाद क्या आएगा, V1 के बाद अब हम लिखेंगे मल्टीप्लाई का सिर्फ एक साइन यूज़ करेंगे और कुछ नहीं यहाँ पे, ठीक है। मल्टीप्लाई का साइन, और उसके बाद क्या करेंगे 1 2 3 4 इस तरह से लिखा साथ आना चाहिए। तो वो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, आई की वैल्यू को यहाँ पर प्रिंट करवाएंगे। आई के बाद क्या करेंगे, फिर से हम अब इक्वल टू का साइन भी यहाँ पर प्रिंट करवाएंगे ताकि कुछ अच्छा लिखे। अब ये आउटपुट हमें कैसी चाहिए, हम एक दफ़ा यहाँ पर लिख लेते हैं। हम ये आउटपुट सपोज 10 का टेबल प्रिंट करवाएं, 10 मल्टीप्लाई बाय 1 इज़ इक्वल टू 10। तो ऐसी हमें आउटपुट चाहिए। तो इसके लिए अब हमने इतना काम कर लिया हुआ है, तो अब सिर्फ एक 10 दोनों को मल्टीप्लाई करके ही डिस्प्ले करवाना है। तो अब मैं यहाँ पर प्लस का साइन फिर से डालूँगा। अब यहाँ पर डबल पैराथीसिस डाल के मैं लिख देता हूँ, क्या लिखूँगा मैं, V1 मल्टीप्लाई बाय किसके साथ मल्टीप्लाई कर दे, आई के साथ। तो यहाँ पर काम मेरा हो चुका है। अब ये क्या करेगा, एक स्ट्रिंग जनरेट हो जाएगी, उसमें दोनों मल्टीप्लाई करते करते ये वैल्यू स्टोर कर दी जाएंगी। और किसी तरह स्टोर की जाएंगी, एक स्ट्रिंग की फॉर्म में स्टोर की जाएंगी। बट हमारा काम यहाँ पर ख़त्म नहीं होता, हमने इसको डिस्प्ले भी तो करवाना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, सिंपली एक एंटर प्रेस करूँगा। एंटर प्रेस करने के बाद मैं यहाँ पर लिखूँगा माई टेक्स्ट व्यू डॉट। अब यहाँ पर क्या होगा, सेट टेक्स्ट में क्या कर दूँगा, str को डिस्प्ले करवा दूँगा। बस बात ख़त्म, कोड हमारा इतना ही था, कंप्लीट हो चुका है। तो इसको एक दफ़ा फिर से रन करते हैं, बल्कि रन ही कर लेते हैं, क्योंकि अप्लाई चेंजेस में भी वो कुछ एरर क्रिएट कर दे, तो इसलिए हम इसको रन ही कर रहे हैं। तो रन करने के लिए अब देखें वो इंस्टॉल कर रहा है, मैं थोड़ा वेट करूँगा। लॉन्च सक्सेस्ड आ गया है, तो इसका मतलब ये लॉन्च हो चुका है। तो अब मैं यहाँ पर सपोज टेबल प्रिंट करवाता हूँ 10 का, और जैसे मैंने 10 लिखा, अब मैं यहाँ पर जनरेट पे क्लिक कर रहा हूँ। तो भाई वो टेबल तो आ रहा है, एक छोटा सा मसला आ गया इसके साथ ना, कि वो एक ही लाइन पर सारा कुछ किया जा रहा है। तो मैं यहाँ पर डबल कोट्स लगा के ना /n भी साथ लिख देता हूँ, ताकि ना वो अगली लाइन पे भी तो जाए यार, ऐसे कोड अच्छा नहीं लग रहा। तो मैं अप्लाई चेंजेस पे क्लिक कर दूँगा। जैसे मैंने अप्लाई चेंजेस पे क्लिक किया, आप देख सकते हैं अभी ये रन हो रहा है दोबारा से। अब मैं फिर से इसका टेबल कोई जनरेट करूँगा, तो यहाँ पर वैल्यू डिफ़ॉल्ट 5 ही अब पिछले की आ गई है, तो मैं 5 नहीं, यहाँ पर 10 आ गई, तो मैं 5 दे देता हूँ। तो मैंने टिक कर दिया। अब मैं सिंपली जनरेट पे क्लिक करता हूँ, तो देखें 5 मल्टीप्लाई 1 2 3 और 5 मल्टीप्लाई बाय 10 तक की सारी वैल्यूज़ वो डिस्प्ले करवा चुका है। तो एक छोटा सा और मसला आ गया, हमारा बटन यार बहुत नीचे लगा, तो इसको हम ना थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं। बटन को ना मैं उसके ऊपर ही बिल्कुल ना उसके साथ ही लेके जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे ना ये अच्छा फ़ील नहीं करवा रहा। मैं इसको ना ऊपर ले जाता हूँ, इसके 200 की बजाय ना यहाँ पर 30 कर देता हूँ मैक्सिमम, और इसको ना नीचे भी अटैच कर देता हूँ। अब इसको दोबारा से एक दफ़ा मैं रन करके देखता हूँ, तो अब थोड़ा सा टाइम लग सकता है मे भी, क्योंकि ग्रेडल बिल्ड दोबारा से रन हो रहा है, तो टर्मिनेट करना पड़ेगा प्रोसेस पिछला। अब फिर से वो रन हो गया है। तो अब आप देख सकते हैं जैसे वो आउटपुट स्क्रीन हमारे पास सामने आ गई है। तो यहाँ पर देखते हैं हम एक वैल्यू देखें, बट बटन तो नज़र ही नहीं आया। फिर से मुझे लगता है वो नीचे वाला कंस्ट्रेंट ने कुछ एरर क्रिएट करके इसको रिमूव कर देते हैं फिर से हम लोग ना। तो मैं इसको दोबारा से सिर्फ अप्लाई चेंजेस पे क्लिक कर देता हूँ, ताकि ये जल्दी से जल्दी काम कर दे हमारे लिए। तो आप देख सकते हैं कि अब क्या देख रहे हैं, बटन नज़र आ रहा है, नहीं यार बटन तो अब भी नहीं आया, अब आ गया। अप्लाई चेंजेस के बाद बटन आ गया। अब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 7, तो मैं टिक कर देता हूँ ताकि ये कीबोर्ड स्विच हो जाए। अब मैं जैसे ही इस पर क्लिक किया, तो आप देख सकते हैं 7 मल्टीप्लाई बाय 1 7 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये टेबल प्रिंट हो चुका है। तो गाइस इस तरह से आप किस एक सिंपल और आसान मेथड को यूज़ करते हुए एक टेबल जनरेट कर सकते हैं। तो ये आउटपुट आपकी कुछ भी हो सकती है, आप इसके साथ और भी खेल सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आउटपुट आ रही थी बिल्कुल सेंटर में, आप इसको राइट साइड पे ले ला सकते हैं, लेफ़्ट साइड पे ला सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से कहीं पर भी सेट कर सकते हैं। तो गाइज़ आज की प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमारी यही थी कि हमने एक यूज़र से एक इनपुट लेनी है और उसके मुताबिक एक मल्टीप्लिकेशन टेबल जनरेट करके डिस्प्ले करवा देना है, तो जो कि हम लोग अब आज के कोड में कर चुके हैं। तो गाइज़ आज के लेक्चर में बस इतना ही, हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू वेरी मच गाइज़, अल्लाह हाफिज़।